मैं तुम्हारे आगे कभी घुटने नहीं टेकूंगा। शिखर ने बड़ी कठोरता से मना कर दिया। उसे खुद पर इतना यकीन था कि अगर उसका सर चाकू की नोक पर भी होता तो शिखर रिजवान के सामने घुटने नहीं टेकता। ठीक है, तो अगर तुम घुटने नहीं टेकना चाहते हो तो बर्बाद होने के लिए तैयार रहना। रिजवान के चेहरे पर उभरता हुआ गुरूर नजर आया। तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? शिखर ने रिजवान की तरफ ध्यान से देखा। नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। रिजवान ने अपनी उंगलियां हिलाई और ठंडे और तीखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। उसके बाद तुम मुझसे माफी भी मांगोगे तो भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कौन किससे माफी मांगेगा ये अंत में पता चल जाएगा। शिखर ने यह कहा और रिजवान के ऑफिस से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। अगर शिखर को पता होता कि रिजवान उसे ये सब कहेगा तो शिखर कभी उसके ऑफिस नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि रिजवान ने उसे नीचे लाने की ठान ली है। अब शिखर के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। वो केवल कठिनाइयों का सामना कर सकता था। ऑफिस से बाहर जाने से पहले शिखर ने रिजवान की ठंडी आवाज सुनी। शिखर, याद रखना, वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरे आगे अपने हाथ जोड़ोगे। ये दिन कभी नहीं आएगा। शिखर बिना पीछे देखे चला गया। शिखर समझ गया था कि उसे अगली चुनौती के लिए तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। रिजवान के साथ उसका बड़ा कारोबार था, रिजवान एंटरप्राइजेज। रिजवान शिखर से पहले मिले हर एक दुश्मन से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन शिखर हार नहीं मानने वाला था, चाहे उसका दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। शिखर कभी पीछे नहीं हटने वाला था। कंपनी से बाहर निकलते ही शिखर ने अपना मोबाइल फोन जेब से निकाला और बबीता का फोन डायल कर दिया। फोन में घंटी जाने के बाद बबीता ने कॉल उठाया और फोन के दूसरी ओर से आवाज आई। हाँ बोलो शिखर, क्या बात है? क्या तुमने रिजवान एंटरप्राइजेस के बारे में सुना है? शिखर ने बबीता की आवाज सुनते ही तुरंत सवाल पूछ लिया। शिखर अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था। हाँ, ये पूरे 10 शहर की 10 बड़ी कंपनी में से एक है, बबीता का जवाब आया। रिजवान एंटरप्राइजेस को बर्बाद करने में हमें कितना समय लगेगा? शिखर ने बिना वक्त गवाए बबीता से सीधा पूछा। वो, बबीता की आवाज कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, लेकिन वो खुद को पूछने से रोक नहीं पाती। शिखर, लेकिन हमें रिजवान एंटरप्राइजेस को बर्बाद क्यों करना है? इस बात का जवाब देते हुए शिखर बोला कि जब पहाड़ों में जंगली जानवर एक इंसान को मिलकर खाना चाहते हैं तो या तो वो इंसान खुद को बचाने के लिए उन्हें मार देता है या फिर उनके हाथों मारा जाता है। बबीता ये सुनकर एकदम शांत हो गई और किसी सोच में खो गई। रिजवान एंटरप्राइजेस एक बहुत बड़ी कंपनी है। स्मार्ट इंफोटेक की ताकत और शक्ति के साथ हमें बर्बाद करने में 3 दिन लगेंगे, बबीता ने ठंडेपन से जवाब दिया। ठीक है, तो शुभचिंतक कंपनी की मदद से रिजवान एंटरप्राइजेस को बर्बाद करने की व्यवस्था शुरू कर दो। ये बहुत जरूरी बात है, तुम्हें पहले शुभचिंतक से इसके बारे में बात करनी चाहिए। नहीं, रहने दो, शिखर ने एक पल के लिए सोचा और अपना निर्णय बदल दिया। शुभचिंतक को यह सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इससे निपटने का तरीका ढूंढूंगा। शिखर जानता था कि हर एक मुसीबत में हमेशा शुभचिंतक ने उसकी मदद करी थी, लेकिन इस बार वो अपने बलबूते से इस मुसीबत से लड़ना चाहता था। शिखर ने रिजवान और रिजवान एंटरप्राइजेस से अपने तरीके से निपटने का फैसला किया और शुभचिंतक की मदद लेने का ख्याल अपने जहन से निकाल दिया। शिखर, क्या तुम वास्तव में बिना किसी की मदद लिए अकेले रिजवान एंटरप्राइजेस से लड़ना चाहते हो? बबीता की आवाज में चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। हाँ, शिखर ने आत्मविश्वास के साथ कहा। शिखर, मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन रिजवान एंटरप्राइजेस को हमारी कंपनी की ताकत से सामना करना पत्थर को अंडे से मारने के समान है। रिजवान एंटरप्राइजेस एक बड़े पत्थर की तरह है। मैं इसे अपने आप नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं इसे ऊपर उठाने के लिए एक लीवर जरूर ढूंढ सकता हूं। शिखर ने एक एग्जाम्पल के साथ अपनी बात रखी। लेकिन बबीता, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिखर ने यह कहा और अगले ही पल कॉल काट दिया। बबीता को कॉल करने के बाद शिखर ने चंद्रेश को फोन किया और वो फोन उठाकर बोला, मुझे रिजवान एंटरप्राइजेस और रिजवान की हर एक जानकारी की जांच करके दो। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना बेहतर रहेगा। जी सर। यह कहकर चंद्रेश ने फोन रख दिया। शिखर फोन अपनी जेब में रखने के बाद रोड पर चलने लगा। हालांकि शिखर खुद को बाहर से शांत दिखा रहा था, लेकिन वास्तव में वो थोड़ा चिंतित था। शिखर अभी भी बिजनेस के क्षेत्र में नया था। वो इस दुनिया से अभी भी अनजान था। पहली बार
उसने इतने बड़े आदमी से खुद लड़ने का फैसला किया था और जाहिर सी बात थी कि शिखर थोड़ा घबरा गया था। शिखर समझ गया था कि अगर रिजवान के साथ आमने सामने बैठकर इस बारे में बात करना मुमकिन नहीं है तो शिखर को एक शॉर्टकट खोजना था और उसके इस्तेमाल से रिजवान को हराना था। शिखर जब इन ख्यालों में खोया था तब अचानक वो चलते हुए किसी से टकरा जाता है। टकराकर शिखर का संतुलन बिगड़ जाता है। सामने शिखर खुद को संभालते देखता है कि उसके सामने एक लड़की होती है जो जमीन पर गिर गई थी। मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक हो? शिखर माफी मांगता है और लड़की को उठाने के लिए अपना हाथ देता है। मुझे हाथ मत लगाओ। उस लड़की ने शिखर के हाथ को गेल कर साइड कर दिया और गुस्से से शिखर को देखने लगी। बदतमीज, क्या तुम्हें आगे दिखता भी नहीं? अंधे हो क्या तुम? आप जरा तमीज के साथ बात करेंगी? शिखर समझ नहीं पा रहा था कि लड़की इतनी बदसलूकी क्यों कर रही है। हालांकि शिखर उससे टकराया था पर वो भी तो शिखर से टकराई थी और ऊपर से शिखर माफी मांग चुका था। शिखर का मूड पहले से ही खराब था और इस लड़की की बात सुनने के बाद शिखर का पारा और चढ़ गया। हाँ, सब तमीज तो तुम में ही है, सब जानती हूं मैं। लड़की देखी नहीं कि बस टक्कर मार दो, लड़की ने चिल्लाकर बोला। उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि शिखर ने जानबूझकर ऐसा किया है। अब शिखर का सब्र का बांध टूट चुका था। शिखर ने अपनी गलती मान ली थी पर यह लड़की न सिर्फ तमीज भूल चुकी थी बल्कि शिखर पर इल्जाम भी लगा रही थी। शिखर ने गुस्से में उस लड़की की तरफ ध्यान से देखा। पहले तो तुम कहीं से सीख कर आओ कि बात कैसे करते हैं। चलो, मैंने नहीं देखा पर तुम्हारी आंखें क्या घास चढ़ने गई थी जो तुम मुझसे टकरा गई? शिखर अब आग बबूला हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? लड़की ने शिखर की तरफ उंगली उठाते हुए देखा। शिखर जानता था कि यह बहस लंबी खिंचती जाएगी और बिना बात का बतंगड़ वो बनाना नहीं चाहता था। अपने गुस्से को शांत करते हुए शिखर वहां से जाने लगा। कहां जा रहे हो? यहां वापस आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लड़की ने पीछे से चीख कर कहा। शिखर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और चलता रहा। शिखर के पास उस लड़की पर बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं था। उसके पास और भी जरूरी काम थे सड़क पर बिना बात के किसी लड़की से बहस करने से। घर लौटने के बाद शिखर कहीं नहीं गया और अकेले ही ऑफिस की फाइलों में कुछ टटोलने लगा। शिखर फाइलों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब बबीता उसके कमरे में आ गई। बबीता काफी देर शांत रही। वो शिखर के ऊपर देखने का इंतजार कर रही थी। शिखर बबीता को अचानक देखते ही चौंक गया और अपनी फाइल नीचे रखकर बोला, बबीता, तुम कब आई? 10 मिनट पहले, बबीता ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, शिखर ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। फिर वो मजाक करते हुए बोला, अच्छा हुआ कि अभी दिन का समय है, वरना रात में तुम्हें अचानक ऐसे देखकर मेरी जान ही निकल जाती। तो क्या शिखर तुम्हें भी डर लगता है? बेशक, शिखर ने हंसते हुए जवाब दिया। शिखर, तुम रिजवान एंटरप्राइजेस को बर्बाद करना चाहते हो, इस तरह का साहस हर किसी के अंदर नहीं होता, बबीता गर्व से भरे भाव के साथ कहती है। बबीता, क्या तुम यहां कुछ बात करने आई थी? शिखर ने अचानक बात बदलते हुए कहा। शिखर, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत जोखिम भरा काम है। हमारी कंपनी अपनी वर्तमान ताकत के साथ रिजवान एंटरप्राइजेस से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। बबीता, मैंने कहा ना, तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, शिखर ने बबीता के चेहरे की चिंता देखते हुए कहा। मुझे इसकी सूचना शुभचिंतक को देनी है। आखिरकार ये बहुत बड़ी बात है, मैं उसे अभी फोन करना चाहती हूं। बबीता ने यह कहा और शिखर के कमरे से तुरंत बाहर चली गई। रुको, शिखर ने तेज आवाज देकर बबीता को पीछे से बुलाया। शिखर अपनी कुर्सी से उठता है और भागते हुए बबीता के पास चला जाता है। इससे पहले कि बबीता शुभचिंतक को फोन करने लगती है, शिखर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें शुभचिंतक को बात बतानी है, बता दो, लेकिन तुम्हें फोन स्पीकर पर रखना होगा। शिखर के दिमाग में क्या चल रहा था, यह बात बबीता समझ नहीं पा रही थी। बिना ज्यादा सवाल किए बबीता ने शुभचिंतक को फोन मिलाया और कॉल को स्पीकर पर रख दिया। कहीं न कहीं शिखर इस मामले पर शुभचिंतक की राय सुनना चाहता है, लेकिन वो शुभचिंतक की मदद नहीं चाहता था। फोन कनेक्ट होने के बाद दूसरी तरफ से शुभचिंतक की आवाज आती है। हेलो बबीता, क्या बात है? शुभचिंतक बबीता से सीधा पूछता है। बबीता शुभचिंतक को शिखर और उसके रिजवान एंटरप्राइजेस को बर्बाद करने के इरादे के बारे में सारी बातें बताती है। यही नहीं बल्कि शिखर इस काम में किसी की मदद नहीं लेना चाहता, शुभचिंतक की भी नहीं। बबीता अपनी बात कहकर शुभचिंतक का जवाब सुनने के लिए शांत हो गई।
फोन के दूसरे सिरे से चंद सेकंड में शुभचिंतक की आवाज आती है। अगर शिखर को लगता है कि वो उसके लिए तैयार है तो उसे ऐसा करने दो। अगर वो मेरी मदद नहीं लेना चाहता तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि शिखर अब खुद अपने आप को संभालने के लिए तैयार है। बबीता को शुभचिंतक बता देता है कि एक वक्त आता है जब पौधा पेड़ बनने लगता है, उसे रोकना नहीं चाहिए। रिजवान एंटरप्राइजेज मुंबई की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मुझे डर है कि शिखर अभी खुद अपने बलबूते और ताकत की मदद से रिजवान जैसे बड़े बिजनेसमैन को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। बबीता की आवाज से ही पता चल रहा था कि उसे शिखर की कितनी चिंता हो रही है। ये शिखर के लिए चुनौती जरूर होगी, पर मुझे उस पर विश्वास है। फोन के दूसरे छोर पर शुभचिंतक का स्वर थोड़ा प्रसन्न था, पर बबीता कुछ बोलती इससे पहले शुभचिंतक ने अपनी बात रखी। शिखर को अपनी पूरी कोशिश करने दो। अगर शिखर नहीं कर पाएगा तो मैं खुद उसकी मदद करूंगा। इसके बाद शुभचिंतक ने अपना मोबाइल फोन काट दिया। बबीता चुप थी। कुछ देर पहले अपने फोन की ओर देखती रही, धीरे से सिर उठाया और शिखर की ओर देखा। लगता है शुभचिंतक अब भी मुझ पर उतना ही भरोसा करता है। शिखर दिल से बहुत खुश था। शुभचिंतक उस पर इतना भरोसा करता था। बबीता ने शिखर को बताया कि वो सच में शिखर को लेकर चिंता में थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि शिखर कैसे रिजवान का अकेला मुकाबला कर पाएगा, पर शिखर अपनी बात पर अटल था। बबीता जानती थी कि वो शिखर से जीत नहीं सकती थी। जिसके बाद बबीता निराश होकर कमरे से जाने लगती है। मैं सेक्रेटरी रूम में ही रुक रही हूं आज, बबीता ने जाते समय शिखर से कहा। ठीक है। शिखर जानता था कि बबीता अभी थोड़ी निराश है। बेहतर यही होगा कि वो उसे अभी कुछ न कहे। शिखर अपनी फाइलों में फिर कुछ ढूंढने लग जाता है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। शिखर अपना मोबाइल खोलकर देखता है तो पता चलता है कि शिखर को चंद्रेश ने रिजवान और उसकी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। शिखर ईमेल खोलता है और इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ने लग जाता है। वो जानता था कि रिजवान जैसी बड़ी कंपनी से जंग लड़नी है तो उसके पास बारूद भी बहुत मात्रा में होना चाहिए। शिखर कुछ घंटे लगातार ईमेल में भेजी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ता है और ढूंढने की कोशिश करता वो सबूत जो रिजवान की कमजोरी बनेगा और उसकी ताकत। पूरी इंफॉर्मेशन देखने के बाद शिखर उनकी अकाउंट बुक्स और फाइनेंशियल्स को मिलाता है तो जो चीज उसके सामने आती है उससे शिखर मानो ऊपर तक हिल जाता है। आखिरकार उसे रिजवान की इतनी बड़ी कंपनी में एक लूप होल मिल गया था। आखिर क्या है रिजवान की कमजोरी, इसको कैसे इस्तेमाल करेगा शिखर, जानने के लिए सुनते रहिए